Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, you know that हमने physics class 9 का 4th chapter start किया हुआ है which is called turning effects of force. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.4 टॉर्क या मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। टॉर्क जो है ये मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है और जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वही टॉर्क होता है। ये दोनों सेम थिंग्स हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमें टॉर्क को डिस्कस करने से पहले, टॉर्क को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ चीजों का इल्म होना जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिजिड बॉडी को हम डिस्कस करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस करेंगे एंड देन मूवमेंट आर्म को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी जो है इसका लफ्जी मतलब जो है, रिजिड मतलब ठोस, बॉडी जिस्म, ठोस जिस्म, सख्त जिस्म। रिजिड बॉडी से मुराद ये है कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उस बॉडी में कोई चेंज ना आए तो हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो क्या है, एक रिजिड बॉडी है। ए बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो एक बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है। डियर स्टूडेंट, यू नो दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस दुनिया में जो भी है वो मैटर है, और मैटर किसके साथ बना है? मैटर बना है पार्टिकल्स के साथ, स्मॉल पार्टिकल के साथ मिलके मैटर बना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये मेरी बात का कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कंपोज करते हैं एक बॉडी को, ठीक है। एक स्मॉल पार्टिकल्स एक बॉडी को बनाते हैं। अब हमने बात करनी है रिजिड बॉडी की। The distance between all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है मेरे पास और ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। ये बॉडी इन पार्टिकल के साथ मिलकर बनी है और जैसा कि आपको नजर आ रहा है इनके दरमियान डिस्टेंस है, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, रिजिड बॉडी वो है, अगर ये रिजिड बॉडी है तो आप इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, अगर इन दोनों जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर चेंज हो गया, मतलब कि डिस्टेंस कम हो गया बाय अप्लाइंग फोर्स, तो हम कहेंगे वो रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस मेंटेन रहा दो पार्टिकल्स के दरमियान, बॉडी के दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस मेंटेन रहा आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स, तो हम उस बॉडी को कहेंगे वो हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। यही एक जो डेफिनेशन है उसमें यही बताया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में। डियर स्टूडेंट, एक पत्थर है हमारे पास, अगर आप पत्थर के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर पत्थर के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी जो पोजीशन है, वो शेप है, वो चेंज नहीं करता। वो दूसरी अलग बात है कि अगर आप उसको तोड़ दें तब चेंज कर जाएगा, लेकिन हमने बात करनी है कुछ फोर्स की जो उसके ऊपर लगानी है और वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता, शेप चेंज नहीं करता। तो पत्थर जो भी है वो भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि रिजिड बॉडी की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल विद देयर सेंटर ऑल लाइन ऑन दिस लाइन। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सिस है वो क्या है? एक्सिस दरअसल वो पार्ट है किसी भी बॉडी का जिसके राउंड अबाउट या जिसके इर्द गिर्द कुछ बॉडीज मूव करती हैं, ठीक है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, एक साइकिल है, उसका टायर जो है, उसके टायर के सेंटर पे एक एक्सल लगा हुआ होता है और जो टायर है वो एक्सल के राउंड अबाउट मूव करता रहता है। वही एक्सल दरअसल क्या है, एक्सिस है। और जो बॉडी, जो टायर जो है उस एक्सल के राउंड अबाउट मूव करता है तो वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट राउंड अबाउट मूव करता है, ठीक है। वही एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसका, टायर का। एक और एग्जांपल ले तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि डोर है,
ये मैंने एक डॉट ड्रा किया है, ये जो रेड लाइन से मैंने लाइन ड्रा की है ये इस डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मेरी बात कहने का मतलब ये कि जो डोर है वो डोर का जो पार्ट दीवार के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, और वही जो पार्ट होता है वो उसके राउंड अबाउट ही जो डोर है वो मूव करता है। जैसे हम डोर को खोलते हैं तो वो एक मखसूस पॉइंट पे रह के ही रोटेट करता है, और जिस पॉइंट पे रह के वो रोटेट करता है, जिस लाइन पे रह के वो रोटेट करता है, उसको हम कहेंगे वो उस द्वार का क्या है, सॉरी उस डोर का क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक डोर है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये पॉइंट जो है ये इसका एक्सिस है, डोर इसी पे ही बेस करके घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है। सो इस डोर का ये डोर है, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब के वो पॉइंट होता है जिसके राउंड अबाउट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे। डोर जो है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट मूव करता है, ठीक है। और यहां पे हमने बात की साइकिल का जो टायर होता है वो भी एक्सल के राउंड अबाउट ही मूव करता है। सो एक्सल जो भी है वो भी उस टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट आर्म की। स्टूडेंट जो मूवमेंट आर्म होता है वो बेसिकली डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। जैसा कि ये डोर है हमारे पास, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस लेंगे इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म है, ठीक है। ये क्या है, मूवमेंट आर्म है। डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आपको मूवमेंट आर्म की अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है के दरमियान एक्सिस ऑफ रोटेशन और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force is called movement arm of the force। वो movement arm होता है of the force। जैसे कि यहां पे देखेंगे एक्सिस है और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। जैसे कि मैंने यहां पे ड्रा किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये सारा का सारा डोर है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, मूवमेंट आर्म। डियर स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट आर्म है वो भी हमारी डेली लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है और उसके साथ साथ जो टॉर्क है उसमें भी बहुत अहम रोल अदा करता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने एक नट को खोलना है, अगर आपने एक नट को खोलना है तो आप स्पैनर यूज करते हैं। स्पैनर जो है वो उसकी जो लेंथ है वो भी एक मूवमेंट आर्म है। अगर एक टाइट नेट आपने खोलना है तो एक स्मॉल लेंथ वाला स्पैनर ले लें आप और एक बड़ी लेंथ वाला स्पैनर ले लें आप। तो जो स्मॉल लेंथ वाला स्पैनर होगा उससे जो आपका जो नट है वो इजीली नहीं खुलेगा, लेकिन आप उसकी जगह स्मॉल स्पैनर की जगह अगर लार्ज लेंथ वाली स्पैनर को यूज करेंगे तो आपका जो नट है वो इजीली खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट आर्म है ये टॉर्क में बहुत अहम रोल अदा करता है। जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होगी उतना ही बॉडी का रोटेशन जो है वो इजीली होगा और ज्यादा होगा। कैसे? स्टूडेंट, अभी हमने बात की एक डोर की। डोर किसके राउंड अबाउट मूव करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो एक जो लॉक लगा हुआ होता है, एक हैंडल जो लगा हुआ होता है, वो क्यों एक कॉर्नर पे लगा हुआ होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लगा हुआ होता है। माइट बी पॉसिबल कि स्टूडेंट हम इस हैंडल को यहां पे भी प्लेस कर सकते हैं, इस हैंडल को हम यहां पे भी प्लेस कर सकते हैं ना, और यहां पे भी प्लेस कर सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। लेकिन हम यहां पे प्लेस क्यों नहीं करते?
क्योंकि अगर हम इसी हैंडल को यहां पे प्लेस करेंगे तो जिस क्वालिटी से यहां पे डोर ओपन एंड क्लोज होता था उस क्वालिटी पे यहां पे नहीं होगा। यहां पे हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, हमें ज्यादा मशक्कत झेलना पड़ेगी। और अगर इसी की निस्बत यहां पे लग जाए ये हैंडल, इससे तो और भी मुश्किल होगा हमारा जो डोर है उसको ओपन करना, उसको खोलना। ये किस पे बेस कर रहा है? ये जो है मूवमेंट आर्म पे बेस कर रहा है। ये जो लेंथ है इसकी, ये मूवमेंट आर्म है। जितनी मूवमेंट आर्म ज्यादा होगी, मूवमेंट आर्म की लेंथ ज्यादा होगी, उतनी ही जो आपकी ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव कर जाएगा। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एक गाड़ी का अगर हमने टायर चेंज करना है तो उसके जो स्क्रू होते हैं, उसके जो नट्स होते हैं, उसको हम एक छोटे से स्पैनर के साथ भी खोल सकते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम एक ट्रक के नट्स की बात करें, अगर हम एक ट्रक का नट को चेंज करना है उसकी बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उसी स्पैनर, छोटे स्पैनर से उसको खोलें तो वो पॉसिबल ही नहीं कि वो खुल जाए। उसके लिए हमें एक बड़ी लेंथ वाला स्पैनर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे नट हैं वो टायर के, ट्रक के, वो जो है इजीली खुल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मूवमेंट आर्म की समझ आ गई होगी। ठीक है, आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिजिड बॉडी को, वो बॉडी जिस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, वो उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, उसको हम कहते हैं वो है रिजिड बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चीज होती है जिसके राउंड अबाउट बॉडी मूव करे, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल साइकिल का टायर की मैंने दी। और जो मूवमेंट आर्म है इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। ये मूवमेंट आर्म जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो टार्क है उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अगर आपके पास लार्ज लेंथ वाला स्पैनर होगा तो आप इजीली किसी भी नट को खोल सकते हैं। लार्ज लेंथ वाला स्पैनर दरअसल एक मूवमेंट आर्म ही ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब यह है कि उसका मूवमेंट आर्म जो है वो ज्यादा होगा। स्टूडेंट, ये एक पेज पे, बुक पे, इसी पेज पे दिया गया हुआ है कि एक उन्होंने छोटा स्पैनर यूज किया हुआ है और एक उन्होंने बड़ा स्पैनर यूज किया हुआ है। और आप वो थ्योरी सारी रीड करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी मेरी बात। ठीक है, और यही था आज का हमारा टॉपिक। सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मोमेंट आर्म। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।